हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो भाई दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। तो जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे डिजिटल मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, सब पर उसकी ताज़ा खबरें आ रही हैं। किसने भाई किसके कितने विमान गिरा दिए, किसने किसका हेलीकॉप्टर मार गिराया, कितने सैनिक रूस के यूक्रेन ने मार दिए, कितने भाई रूस ने यूक्रेन के मार दिए और कितने यूक्रेन ने रूस के मार दिए, कितने सिविलियंस की डेथ हुई, कितना कितना कब्जा कर लिया। तो ये खबरें आप जो है लाइव देख रहे हैं मीडिया पे। जितना भी मीडिया वो सब इन्हीं खबरों से भरा पड़ा है, लेकिन कोई भी मीडिया ये नहीं बता रहा कि भाई आखिर संघर्ष का कारण क्या है। कारण इसका पहले जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई किसकी गलती है और किसको इसमें जो है सजावार ठहराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इसके रीजन के बारे में बताऊंगा। हालांकि रूस का जो हमला है यूक्रेन के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसा हमला है जैसे कि भाई 1939 में हिटलर ने पहले ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया था और ऑस्ट्रिया को कब्जा करने के बाद उसने पोलैंड पे हमला किया था और पोलैंड पे हमला करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो इसी तरह यूक्रेन की संप्रभुता का रूस ने उल्लंघन किया है, क्योंकि रूस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक तरह का डीप स्टेट है, ऑथोरिटेरियन रूल है वहाँ पे। जैसे कि भाई चाइना वन पार्टी सिस्टम है, तो जितने भी ये तानाशाह टाइप के लोग हैं ये सब जो है इसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे चाइना को देख लें आप, कभी अरुणाचल प्रदेश अपना कब्जा बताता है, कभी कहीं कुछ कब्जा बताता है, कहीं लद्दाख को अपना बताता है, पाकिस्तान का साथ देता है। तो पाकिस्तान भी एक डीप स्टेट है। तो ऐसे जितने भी डीप स्टेट है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो इसी तरह के हमले कर रहे हैं दूसरे देशों पर। तो अब देखेंगे, आपको कारण जानेंगे आप इसमें किसकी गलती है, कौन इसका सजावार है और इस संघर्ष के पीछे कारण क्या है। दोस्तों, पहले हम संघर्ष की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं कि भाई इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य है और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भी। अब आपको ले चलते हैं संघर्ष के कारण की तरफ। शक्ति संतुलन। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। दूसरा, पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। काला सागर में रूस की संधि। काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले, यह पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा, काला सागर तक पहुंच सभी तटीय और पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारंपरिक गलियारा है। यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन। सबसे पहले, यूरो मैदान आंदोलन। यूरो मैदान यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी जो नवंबर 2013 के बीच में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुई। रूस और यूरोपियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को निलंबित करने के यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध और तेज हो गया। नंबर 2, अलगाववादी आंदोलन। पूर्वी यूरोप का डोनबास क्षेत्र, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र हैं, वर्ष 2014 में रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या 15% से 80% के बीच है। क्रीमिया पर आक्रमण। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को जब्त कर लिया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद हुआ। वर्ष 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद हुआ
जो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा था। क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद के विलय ने रूस को इस क्षेत्र में समुद्र तटीय लाभ प्रदान किया है। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता। यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि में शामिल होने का आग्रह किया गया है। रूस ने इस तरह के कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया है और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों तक इसकी पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित है। काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। ये सभी नाटो देश हैं। नाटो देश और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और एक संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट है। अब आ गया मिन्स्क समझौता। मिन्स्क समझौता नंबर 1। यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता जल्दी ही टूट गया। अब आ गया मिन्स्क दूसरा समझौता। वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क 2 शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था। इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस पर रूस, यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिए संगठन 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके जनादेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब आते हैं वर्तमान स्थिति की तरफ। रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों के तहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। अब आते हैं भारत के रुख की तरफ। पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है। नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र UNO में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस द्वारा समर्थन किया गया था। अब आते हैं हम काले सागर की तरफ। काला सागर पूर्वी यूरोप के पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। यह दक्षिण, पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोंटिक, कॉकेशस और क्रीमियन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काला सागर भी जलडमरू मध्य, कर्च जलडमरू मध्य द्वारा आजीव सागर से जुड़ा हुआ है। तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली, जिसमें डार्डेलेंस, बोस्फोरस और मरमारा सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करती है। काला सागर के सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। अब आगे की राह। स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। अतः इसके लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिए मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। लेकिन रूस ने इस मिन्स्क समझौते को धता बता दी है और उसने यानी 2 अलग देश, यूक्रेन के अंदर ही 2 अलग देशों को मान्यता प्रदान कर दी है और उसने विद्रोहियों को साथ देने के लिए अपनी सेना भी भेज दी है। तो आजकल जो समाचारों में आप देख रहे हैं वो रूस का सीधा सीधा आक्रमण है यूक्रेन के ऊपर और उसमें तबाही होनी निश्चित है। अगर यूरोपीय देश, अमेरिका और नाटो के कंट्री अगर इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ से लड़ते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध बिल्कुल नज़दीक है और इससे तबाही के अलावा
और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।